Hello everyone, today we will study the topic hydrocephalus, which is very important as well as scoring because it is very short topic. So let's start with hydrocephalus. सबसे पहले the definition of hydrocephalus. Hydrocephalus is increase in the volume of cerebrospinal fluid which causes enlargement of ventricles of the brain. Now, we all know that brain has 4 types of ventricles. There are 2 lateral ventricles, 1 third ventricle and 1 fourth ventricle. So, total 4 ventricles are present in the brain which contain this cerebrospinal fluid within it. So, cerebrospinal fluid is draining through these ventricles. Okay. So, now CSF जो होता है, cerebrospinal fluid जो होता है, वो कैसे बनता है? So, it is produced by the choroid plexus which is situated in the lateral ventricle. Okay, so it is situated in the lateral ventricle which is this, ये जो मेहरून कलर का आपको दिख रहा है, this is choroid plexus जो कि लेटरल वेंट्रिकल में है. वो सक्रीट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को जो कि लेटरल वेंट्रिकल में जाता है. लेटरल वेंट्रिकल से वो आगे उसका जो पाथ है थ्रू द फोरामेन ऑफ मोनरो, यहाँ से लेट मी चेंज द कलर फॉर मोर क्लियरेंस. तो फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू वो जो है, ये देखिए दिस इज दी लेटरल वेंट्रिकल, ये है क्रोइड प्लेक्सिस. क्रोइड प्लेक्सिस ने स्क्रीट किया सीएसएफ को, सीएसएफ यहाँ पर आया लेटरल वेंट्रिकल में. लेटरल वेंट्रिकल से अब वो जाएगा थर्ड वेंट्रिकल में. कहाँ से जाए, कैसे जाएगा? थ्रू दी फोरामेन ऑफ मोनरो. तो फोरामेन ऑफ मोनरो से वो चला गया थर्ड वेंट्रिकल में. अब यहाँ से वो क्या करेगा? थर्ड वेंट्रिकल से अब वो थ्रू एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, ये है एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, यहाँ से एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस के थ्रू वो चला जाएगा फोर्थ वेंट्रिकल में. अब ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है, यहाँ से 2 तरह के पाथवे हैं. अब यहाँ से थ्रू द फोरामेन ऑफ लुश्का इट विल बी अब्जॉर्ब्ड इनटू द सबअरेक्नोइड स्पेस, एंड second pathway is through the foramen of Magendie, it will go downwards into the central canal of the spinal cord. Okay, तो central canal of the spinal cord. तो ये सारा जो है this is the pathway of the CSF, pathway of the CSF, जो हमें बहुत important है to nicely understand about the pathology of the हाइड्रोसेफलस. अगर आपको पाथवे समझ आ जाएगा तो आपको ईजिली पता चल जाएगा हाइड्रोसेफलस क्यों होता है, उसकी क्या वजह है एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है. तो जैसे कि अभी हमने डेफिनेशन कर ली है, अब हम आके पढ़ेंगे कि हाइड्रोसेफलस क्यों होता है, नॉर्मली इसका वॉल्यूम क्या होता है और होता क्यों. सो लेट्स नाउ स्टडी. सबसे पहले नॉर्मल जो इसका वॉल्यूम होता है, नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ CSF इज 50 ml इन इन्फेंट्स. ओके, तो इन्फेंट्स में कितना है? 50 ml होता है नॉर्मली इन्फेंट्स में. जैसे कि हम सबको पता है कि हाइड्रोसेफलस जो होता है वो बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होता है, इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, या फिर इट अकर्स इन एल्डरली एज. ओके, अबव 60. तो CSF इज़ 50 ml. नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है इसका इन्फेंट्स में 50 ml होगा, एंड इन केस ऑफ अडल्ट्स में इसका जो होगा इट इज़ 150 ml. तो दिस इज़ द नॉर्मल अमाउंट जिसमें ये सेक्रीट होता है हमारे ब्रेन में. अगर ये वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, जैसे 150 से ज़्यादा हो जाता है या फिर 50 से ज़्यादा हो जाता है इन्फेंट्स में, ठीक है, 150 से ज़्यादा हो जाता है एडल्ट्स में, तो ये कॉज करता है हाइड्रोसेफलस. ठीक है, अब ये वॉल्यूम ज़्यादा क्यों होगा ये भी हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले causes. Now causes of hydrocephalus.
नाउ कॉजेज ऑफ हाइड्रोसेफलस आर, सबसे पहले हाइड्रोसेफलस क्यों होता है, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से होता है सीएसएफ की। अब सीएसएफ का जो वॉल्यूम है वो क्यों बढ़ेगा, या तो सीएसएफ की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, या फिर प्रोडक्शन ठीक हो रही है लेकिन उसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो कम हो रही है, मतलब वो बन रहा है अच्छे अमाउंट में लेकिन उसकी अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो वहीं पर ज़्यादा अक्यूमुलेट होने लग जाता है। या फिर दूसरी बात जो मैंने पहले बोली थी कि वो प्रोड्यूस ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से वो अब्जॉर्ब तो हो रहा है नॉर्मली लेकिन इतने ज़्यादा अमाउंट में बनने लग गया है कि अब्जॉर्प्शन की वजह से उसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत ही ज़्यादा बन रहा है। सो आइदर इट इज़ either there is increased production or either there is decreased absorption. So these can be the two causes of hydrocephalus which can lead to hydrocephalus. तो सबसे पहले हम करेंगे जो इसके दो तरह के causes होते हैं. फर्स्ट इज दी नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज. ठीक है, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज. तो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज में आपके पास जिसको हम बोल देते हैं कम्युनिकेटिंग कॉजेज ऑल्सो. कम्युनिकेटिंग कॉजेज मतलब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई रास्ते में कोई रोड़ा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, या तो प्रोडक्शन बढ़ रही है या फिर वहाँ पे अब्जॉर्प्शन कम हो रही है. ठीक है, इसकी वजह से अगर हो रहा है दैट इज़ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव और कम्युनिकेटिंग कॉज. अगर कोई रास्ते में कोई रोड़ा है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई रास्ता खुला नहीं है, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग कॉजेज, जो हम आगे करेंगे. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेज, जिसमें आ जाती हैं दो तरह की चीज़ें. मीन्स इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो रही है. ठीक है, इंक्रीज्ड प्रोडक्शन हो रही है. अब प्रोडक्शन कहाँ पर इंक्रीज होगी, अगर कोई ट्यूमर होगा, कोई कैंसर होगा. हमको पता है कि किसी भी चीज़ का अगर कोई ट्यूमर होता है, कोई कैंसर होता है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में चीज़ बनाने लग जाता है, एक्सेस अमाउंट में, जो कि अब नॉर्मल है, जो सही नहीं है. तो इंक्रीज प्रोडक्शन हो रही है, मतलब इट कैन बी ड्यू टू, हमें पता है कि सीएसएफ बनता है कोरॉइड प्लेक्सिस से, तो प्रोडक्शन बढ़ रही है मतलब कोरॉइड प्लेक्सिस का ही कोई ट्यूमर होगा. तो इट इज़ ड्यू टू कोरॉइड प्लेक्सिस पेपिलोमा. कोरॉइड प्लेक्सिस पेपिलोमा. ठीक है, दूसरा जो इसका कॉज है दैट इज अब्जॉर्प्शन कम हो जाना, डिक्रीज्ड अब्जॉर्प्शन. ये क्यों होगा, या तो अब्जॉर्प्शन क्यों कम होगा, हमें पता है कि इट इज़ अब्जॉर्ब्ड थ्रू द फोरामेन ऑफ लुश्का इनटू द सबअरेक्नॉइड स्पेस इन द फोर्थ वेंट्रिकल. तो या तो सबअरेक्नॉइड स्पेस में कुछ और हो गया है जिसकी वजह से, मतलब वहाँ पर कुछ और जमा होने लग गया है जिसकी वजह से सबअरेक्नॉइड स्पेस में इतनी स्पेस ही नहीं बची है कि वो सीएसएफ को अब्जॉर्ब कर पाए. ठीक है, तो वो हो सकता है इन केस ऑफ ब्लड इन सबअरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, सबअरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, जो कि बेसिकली हेमेटोमास वगैरह में हो सकता है कि ब्लड जमा हो जाता है स्पेस में, कोई ब्रेन इंजरी की वजह से हो सकता है, जो कि इंटरफेयर करेगा इन अब्जॉर्प्शन ऑफ द सीएसएफ. ठीक है, या फिर दूसरी चीज़, कोई इन्फेक्शन हो गया है सबअरेक्नॉइड स्पेस में जिसकी वजह से पस भर चुकी है सबअरेक्नॉइड स्पेस में, जैसे कि कोई मेनिंजिस का इन्फेक्शन हो, जैसे कि सबसे कॉमन है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, वायरल मेनिंजाइटिस. उनकी वजह से पस जो है वो अक्यूमुलेट हो जाती है इन सबअरेक्नॉइड स्पेस. ठीक है, तो ये तो हमने कर लिए हैं दो कॉजेस किसके, हाइड्रोसेफलस के, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस. नाउ वी विल कम हियर सेकंड जो टाइप ऑफ कॉज है दैट इज द ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप ऑफ कॉज. ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब जिसमें रास्ते में कोई रास्ता बंद हो गया है, कोई रोड़ा है, कुछ भी है, जैसे भी, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है जिसकी वजह से सीएसएफ आगे बढ़ नहीं पा रहा है, वहीं पे अक्यूमुलेट हो रहा है एक जगह पे, जिसकी वजह से वॉल्यूम उसका बढ़ता जा रहा है. ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव जिसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग. अब नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव को हम कम्युनिकेटिंग बोल रहे थे, तो ऑब्वियसली इसको नॉन कम्युनिकेटिंग, क्योंकि कम्युनिकेशन ही नहीं है पाथवे में, ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है. सो नॉन कम्युनिकेशन कॉजेज, इसमें क्या आएगा, ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो सीएसएफ जो इंक्रीज़ होता है वॉल्यूम में, जो हाइड्रोसेफलस होता है, वो ज़्यादातर दोनों कॉजेज़ में से, ऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव में से, ऑब्स्ट्रक्टिव इज़ दी
मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोसेफलस, ये मोस्ट कॉमन कॉज है हाइड्रोसेफलस की। इसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगी? ऑब्स्ट्रक्शन होती है ड्यू टू रास्ते की रुकावट की वजह से, मतलब रास्ता नैरो हो गया है। दैट इज स्टेनोसिस ऑफ द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो कि कनेक्ट करती है थर्ड वेंट्रिकल को फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। तो स्टेनोसिस ऑफ द एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस, मीन्स एक्विडक्टल स्टेनोसिस हो गया है। एक तो ये सबसे कॉमन कॉज है, एंड ये ओवरऑल कॉमन कॉज माना जाता है। ओवरऑल फर्स्ट इज कि सबसे मोस्ट कॉमन कॉज, जो दोनों कॉजेज में से सबसे कॉमन कॉज है हाइड्रोसेफलस का, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव, सबसे कॉमन है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव में से भी अगर हम देखते हैं तो सबसे कॉमन है स्टेनोसिस ऑफ एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अदर जो कॉजेज हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज ही हैं, अदर कॉजेज जो हैं वो हैं अनोमलीज लाइक डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन, डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन, then there is Arnold-Chiari type 2, not type 1, ये ध्यान से रखिए, type 2, ठीक है। then the last one is vein of Galen malformation, ठीक है। दो malformations हैं, डेंडी वॉकर malformation, ठीक है, and other one is the वेन ऑफ गेलन मालफॉर्मेशन, ठीक है। अब हमने दो तरह के कॉजेज पढ़ लिए, फिर हम जो सेकेंड टाइप ऑफ कॉजेज में आगे कॉजेज कर रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव के कॉजेज कर रहे हैं, जैसे स्टेनोसिस जो कि ओवरऑल मोस्ट कॉमन कॉज है, अदर एनॉमलीज जैसे कि डेंडी वॉकर मालफॉर्मेशन, अर्नोल्ड-चियारी टाइप 2, देन वेन ऑफ गेलन मालफॉर्मेशन। ये हम फर्दर डिटेल में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, तो इस पर अब मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। मैं सीधा जाती हूँ क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रोसेफलस में। तो हमने अभी कॉजेज डिस्कस कर ली हैं, तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी क्लिनिकल फीचर्स, कि क्या फीचर्स लेके आपके पास बच्चा आएगा जिससे आपको ये पता चलना चाहिए कि इसको हाइड्रोसेफलस है, फिर आपको फर्दर उसका ट्रीटमेंट बताएंगे हम। तो नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइड्रोसेफलस। क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले तो, क्योंकि CSF का वॉल्यूम इंक्रीज्ड है, विच विल इंक्रीज साइज ऑफ वेंट्रिकल्स, ठीक है, जिसकी वजह से हेड का जो साइज है वो लार्ज हो जाएगा। हेड विल इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, सो इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हेड इज कॉल्ड मैक्रोसेफली। मैक्रो मीन्स लार्ज, सेफली मीन्स हेड, मतलब हेड जो है वो लार्ज हो गया है, मैक्रोसेफली। जैसे कि इस बच्चे में हमको देखने को मिल रहा है कि जो हेड है वो बहुत ही लार्ज हो चुका है, बल्जिंग वेन्स हैं, सनसेट अपीयरेंस है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, दूसरे जो इनके आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हेड इनलार्ज, तो आपके पास जो बच्चा है वो लार्ज हेड के साथ आएगा, ठीक है। दूसरा, अब उसका जो हेड लार्ज है तो उसका जो हेड सरकमफ्रेंस है, जो आप देखोगे, इट विल बी मोर देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, मोर देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। अब नॉर्मल इंक्रीज इन हेड सरकमफ्रेंस, जो हेड सरकमफ्रेंस है वो बर्थ के बाद 2 सेंटीमीटर्स इंक्रीज होता है पर मंथ, ठीक है। हेड सरकमफ्रेंस नॉर्मली जो इंक्रीज होता है, नॉर्मली इंक्रीजेज 2 सेंटीमीटर्स पर मंथ आफ्टर बर्थ, ओके। अगर वो मोर देन 2 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है देन इट इज हाइड्रोसेफलस। उसके बाद थर्ड जो आपके पास बच्चा फीचर लेके आएगा वो होगा डायलेटेड स्काल्प वेन्स। क्यों ये क्यों डायलेटेड होंगी? बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ द इंट्राक्रेनियल टेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया है CSF का, द प्रेशर विल इंक्रीज इन द वेंट्रिकल्स विच विल कॉज डायलेटेड स्काल्प वेन्स, ठीक है। जो
इंट्राक्रेनियल टेंशन है वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ, ठीक है। तो इंट्राक्रेनियल जो टेंशन होगी वो इंक्रीज हो गई, जिसकी वजह से वेन्स जो हैं वो डायलेट हो जाएंगी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ CSF, इंट्राक्रेनियल टेंशन इंक्रीजेज, दिस कॉजेज डायलेटेड स्काल्प वेन्स अपीयरेंस। जैसे कि इस बच्चे में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने पिक्चर भी लगाई है आपके लिए, ये देखिए, ये डायलेटेड वेन्स आपको ग्रीन ग्रीन दिख रही होंगी ऑन द फोरहेड। ये देखिए, ये सारी वेन्स जो हैं बच्चे की डायलेटेड हैं क्योंकि इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ चुकी है। इसकी वजह से क्यों बढ़ चुकी है? CSF वॉल्यूम बढ़ चुका है इसकी वजह से। उसके बाद आपको बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल मिलेगा, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल मिलेगा बच्चे में, बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं बल्जिंग एंटीरियर फॉन्टेनल जो है वो बल्ज कर रहा है, ठीक है। बल्जिंग आपको एंटीरियर फॉन्टेनल मिलेगा। देन यू विल सी सनसेट अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं आईज की सनसेट अपीयरेंस, जिसको हम बोलते हैं सनसेट साइन। अब ये सनसेट साइन क्या होता है? बहुत ही ईजी है, नाम ही इसका ऐसा है लेकिन बहुत ईजी है। मतलब जो आई बॉल्स होती हैं बच्चे की वो नीचे को रोटेट हो जाती हैं एंड यू विल बी सीइंग, जो आपको अपर पार्ट होगा स्क्लेरा का, जो वाइट पार्ट होता है आइज का, वो विजिबल होने लग जाएगा। जैसे कि यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, ये जो स्क्लेरा है वाइट कलर का वो विजिबल है क्योंकि बच्चे के जो आई बॉल्स हैं वो नीचे को रोटेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से स्क्लेरा इज विजिबल। दिस इज नोन एज सनसेट अपीयरेंस दे रहा है बच्चा हमें, ठीक है। जैसे कि सूरज नीचे को डूब जाता है शाम को, तो सनसेट के जैसे ये हमें अपीयरेंस दे रहा है, इसकी वजह से इसको बोलते हैं हम सनसेट साइन, ठीक है। डाउनवर्ड रोटेशन ऑफ आई बॉल मेकिंग upper part of sclera visible, ठीक है, मेकिंग अपर पार्ट ऑफ स्क्लेरा विजिबल। तो ये 5 क्लिनिकल फीचर्स जो सबसे इम्पॉर्टेंट हैं, विच यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम टू गेट गुड स्कोर अबाउट हाइड्रोसेफेलस। ये 5 अगर आप याद रख लेते हो इट इज़ वेरी गुड। यही 5, इसके अलावा आपको कुछ क्लिनिकल फीचर्स में नहीं पूछेगा कोई, बहुत ही ईजी हैं और लॉजिक के हिसाब से हैं। CSF बड़ा, साइज ऑफ वेंट्रिकल्स बड़े, हेड का साइज बढ़ गया जिसकी वजह से मैक्रोसेफली हो गई। अगर मैक्रोसेफली हो गई तो ऑब्वियसली हेड सर्कमफ्रेंस ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन 2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। हेड सर्कमफ्रेंस बर्थ पे 2 सेंटीमीटर्स बढ़ता है पर मंथ, लेकिन अगर हर महीने 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली हाइड्रोसेफलस की तरफ वो पॉइंट करेगा। तीसरा डायलेटेड स्काल्प वेन्स, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर बढ़ जाएगा इंट्राक्रेनियल, जिसकी वजह से डायलेट हो जाएंगी वेन्स स्काल्प की। चौथा बल्जिंग ऑफ एंटीरियर फॉन्टेनल्स। पांचवा सनसेट साइन, जो मैंने बहुत ही अच्छे से आपको इस डायग्राम पे समझा दिए, जो आपको सारे, जो भी मैंने आपको 5 क्लिनिकल फीचर्स अभी पढ़ाए हैं वो सारे आपको ये डायग्राम में अच्छे से दिख रहे हैं। सनसेट साइन दिख रहा है, डायलेटेड स्काल्प वेन्स दिख रही हैं, मैक्रोसेफली दिख रही है, ठीक है, सारा कुछ आपको अच्छे से विजिबल हो रहा है। तो अभी हमने कॉजेज़ कर लिए हैं, अभी हमने क्लिनिकल फीचर्स कर लिए हैं। नाउ वी विल जंप ऑन ट्रीटमेंट ऑफ, ट्रीटमेंट से भी पहले हम करेंगे इन्वेस्टिगेशंस। तो क्योंकि अब हमने डायग्नोस तो बना लिया, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाओगे आप? व्हाट विल बी द इन्वेस्टिगेशंस टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ हाइड्रोसेफलस? तो इसमें आप स्क्रीनिंग के लिए, अगर आपको स्क्रीन करना है, ठीक है, स्क्रीनिंग के लिए हम कर सकते हैं न्यूरोसोनोग्राम। वी डू स्क्रीनिंग न्यूरोसोनोग्राम, विच इज़ वन ऑफ द अल्ट्रासाउंड्स। सोनोग्राफी का मतलब या सोनोग्राम का मतलब ही अल्ट्रासाउंड होता है, विच इज़ डन थ्रू वेंट्रिकल्स, सॉरी नॉट वेंट्रिकल्स, fontanelles।
देन सेकेंड विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंफर्म करना है एंड गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन मानी जाती है, दैट इज MRI ब्रेन. सो गोल्ड स्टैंडर्ड, लेट मी हाईलाइट इट. गोल्ड स्टैंडर्ड अगर आपको पूछी जाती है, द गोल्ड स्टैंडर्ड, ओके, sorry, let me just erase it. So gold standard investigation, this is very important, that is MRI brain. This is very important, remember it at any cost, that the gold standard investigation. इस पे MCQ भी आ सकता है आपको कि कौन सी इन्वेस्टिगेशन गोल्ड स्टैंडर्ड मानी जाती है टू डायग्नोज हाइड्रोसेफलस, दैट इज MRI brain. ठीक है. Now these are the two important investigations. Then we will jump on treatment. So last is treatment of hydrocephalus. Treatment. तो ट्रीटमेंट में आपको अब क्या करना है, अगर हम लॉजिकली सोचते हैं, अब इसका वॉल्यूम बढ़ा हुआ है हाइड्रोसेफलस में, बच्चे के CSF जो है वो ज़्यादा है ब्रेन में, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो, तो हमको क्या कर सकते हैं, हम या तो उसका वॉल्यूम कम कर सकते हैं, ठीक है, वी हैव टू डिक्रीज इट्स वॉल्यूम, ठीक है, या तो हम उसका वॉल्यूम कम कर दें, उसको निकाल दें, या फिर हम कैसे कर सकते हैं, हम उसकी प्रोडक्शन कम कर सकते हैं. तो इसके कोई भी चीज़ है, कोई भी पैथोलॉजी है, कोई भी डिजीज़ है, उसके दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट एंड देयर इज सर्जिकल मैनेजमेंट. तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में हम मेडिकली ट्रीट करते हैं विद ड्रग्स, एंड सर्जिकल मैनेजमेंट वी डू सर्जरी. सो फर्स्ट वी विल स्टडी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट. ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आप ड्रग्स देते हो जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है CSF की. ठीक है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट टू डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF. So the drugs which are used are, these are osmotic diuretics. ठीक है, osmotic diuretics एग्जाम्पल इनकी है एसिटाजोलामाइड. ठीक है, एसिटाजोलामाइड. ये ड्रग हम यूज करते हैं दिस इज द ड्रग विच इज यूज्ड, एसिटाजोलामाइड. दिस ड्रग इज इनहिबिटर ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ठीक है, तो ये जो एसिटाजोलामाइड है ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है उसको ये इनहिबिट करेगी. इट इज़ इनहिबिटर, जिसकी वजह से CSF प्रोड्यूस नहीं होगा. ये एंजाइम जो है इट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ CSF. सो व्हेन दिस एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय दिस ड्रग, अल्टीमेटली द प्रोडक्शन ऑफ CSF विल डिक्रीज, विच विल डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ cerebrospinal fluid. Now second comes, sorry, yes, now here comes second mode of treatment, that is surgical management, जिसमें हम सर्जरी करते हैं. तो सर्जरी में यहाँ पे हम करते हैं शंटिंग करते हैं. मतलब हम क्या करते हैं कि जो इतना वॉल्यूम बढ़ा हुआ है CSF का उसको हम ड्रेन कर देते हैं. मतलब उसको हमको कम करना है, कम करने के लिए हम या तो उसको निकाल सकते हैं, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम करेंगे ड्रेन, उसकी ड्रेनेज बढ़ा देंगे. तो वो हम कैसे उसकी ड्रेनेज बढ़ाएंगे, शंट डाल के, शंट डाल देते हैं जिसकी वजह से वो ड्रेन हो जाता है सारा का सारा और उसका वॉल्यूम कम हो जाता है, नॉर्मल रेंज में हो जाता है. तो शंटिंग जो हम करते हैं इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग एंड वेंट्रिकुलो आर्टीरियल शंटिंग. तो इट इज़ ऑफ टू टाइप्स शंटिंग करते हैं हम.
ठीक है, टू इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ CSF। तो एक होती है वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल, सेकेंड इज वेंट्रिकुलो आर्टीरियल। ठीक है, तो इसमें द शंट इज पुट बिटवीन द वेंट्रिकल्स एंड द पेरिटोनियम सो दैट इंक्रीज्ड जो वॉल्यूम है CSF का वो ड्रेन होने लग जाता है, पेरिटोनियम में चला जाता है और वहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। सो दिस इज शंटिंग। अब इस जो शंटिंग है, जो सर्जिकल मैनेजमेंट है, इसमें कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं क्योंकि हम सर्जरी कर रहे हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस होंगी जो ज़्यादा रिस्की है एज़ कम्पेयर टू कंजर्वेटिव। तो कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो जाती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से इन्फेक्शंस हो सकती हैं, जैसे कि शंट मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, कॉज्ड बाय कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, फॉर एग्जांपल्स लाइक देयर इज कॉन्स कोगुलेज नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस, एग्जाम्पल स्टैफ एपिडर्माइडिस। तो ये इन्फेक्शंस हो सकती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हाइड्रोसेफलस। तो इसके अलावा आपको हाइड्रोसेफलस में कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये इतने जो मैंने आपको आज पढ़ाया है इतना कर लेते हो तो आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन अटैम्प्ट आराम से कराओगे एंड 5 में से आपको आराम से 3.5-4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो हाइड्रोसेफलस ऑल अबाउट इट। ठीक है, थैंक यू।